थोड़ा सा कंपोजिशन याद है सबको? फॉग, GOF, ये सब, ये कंपोजिशन हमने लास्ट टाइम पे पढ़ लिया था। कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे पिछले क्लास पे, और फिर उसके बाद इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ना है और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस पहले कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एग्जांपल्स कर रहे थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो पहले मेरे साथ साथ। So that f r minus 3 by 5 to r minus r minus 7 by 5 to r minus 3 by 5 defined by fx is equal to 3x plus 4 divided by 5x minus 7 and g r minus 3 by 5 to r minus 7 by 5 defined by dx is equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3. Then जो कंपोजिशन है f of g of x, it will be f of g, सिर्फ लिखो, अभी x में होगा y में होगा देख लेंगे। ये होगा IA and GOF is equal to IB, where A is equal to r minus 3 by 5, B is equal to r minus 7 by 5, IA is equal to x and IB is equal to y. No, ये भी x है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और सुनो, इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस होगा ना, वो हमको इनवर्स निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जो भी करेंगे हम लोग आज कम से कम 6 से 7 बार करेंगे। जब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे तो यही प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करते हैं। सबने लिख लिया होगा क्वेश्चन? थोड़ा इसको सिंपल करते हैं पहले। देखो, ए और बी की जो वैल्यूज यहाँ पे, जो रेंज है ए और बी को लेके, तो एफ को थोड़ा सिंपल करते हैं। r माइनस 3 बाई 5, ये क्या है, ए है या बी है? सॉरी, r माइनस 7 बाई 5 है, ये 7 है। ये r माइनस 7 बाई 5 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, b2a हो जाएगा। f जो है वो b2a है और fx की वैल्यू है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7। दूसरा फंक्शन है g, वो देखो कहां से कहां तक है, r माइनस 3 बाई 5, तो ये क्या है, a है, a टू b, और gx की वैल्यू है 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3। ए और बी का ये रेंज है। देखो, ये वाला फंक्शन जो है fx, वो x इक्वल टू 7 बाई 5 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है? x इक्वल टू 7 बाई 5 पे डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब इसके डोमेन में से हमें 7 बाई 5 माइनस करना पड़ेगा। तो f का डोमेन b है, देखो b में से 7 बाई 5 माइनस है, मतलब इस चीज का लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये b ऐसे क्यों है। जो फंक्शन g है वो x इक्वल टू 3 बाई 5 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो g के डोमेन में से 3 बाई 5 माइनस करना पड़ेगा। तो g का डोमेन अगर a है
तो वहां से 3/5 माइनस करना, ये भी समझ आ रहा है। अब ये कह रहा है कि हमको दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। आई ऑफ ए एक्स है, जी सॉरी आई ऑफ बी ये भी एक्स है। तो चलो सबसे पहले हम एफ ऑफ जी निकालते हैं। ये कैसे निकलता है? एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ के एक्सप्रेशन में यहां पे है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखना है हमको? जी एक्स रखना है। तो देखो ये 3 × जी एक्स, एक्स की जगह पे जी एक्स रखना है, +4 डिवाइडेड बाई 5 × जी एक्स, एक्स की जगह पे जी एक्स -7। इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 3 × जी एक्स की वैल्यू है 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3 +4 अपॉन 5 × जी एक्स की जगह पे फिर से 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3 -7। इसको जरा सॉल्व करें। तो 3 से पहले मल्टीप्लीकेशन 21x + 12 प्लस 4 × 5x - 3, तो 20x - 12 डिवाइडेड बाई 5x - 3। ये न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाई यहां देखो 5 से मल्टीप्लीकेशन, तो 35x, 4 5 20, -7 से न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो -7 × 5 ये हो गया माइनस का 35x, और -7 -3 हो गया 21 डिवाइडेड बाई 5x - 3। सबसे पहला तो न्यूमरेटर दोनों के कट जाएंगे 5x - 3 वाला, और देखो डिनोमिनेटर में 12 कट गया, तो यहाँ पे 35 कट गया, तो ये कितना हो गया? 41x डिवाइडेड बाई 41, तो कितना आ गया? x आ गया। एक पार्ट तो हो गया। g ऑफ f कर ले, g ऑफ एफ एक्स, मतलब g के एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां एफ एक्स रखना है। तो ये बन जाएगा 7 × एफ एक्स, एक्स की जगह पे एफ एक्स रख रहे हैं, +4 5 × एफ एक्स -3। देखो फंक्शन वाले पार्ट में ना ये कंपोजिशन सबसे इजी है तीनों में से, रिलेशन, फंक्शन और कंपोजिशन में तीनों में सबसे इजी तो तुम्हारा कंपोजिशन ऑन इनवर्टिबल फंक्शन, मतलब एक्सरसाइज 1.3 सबसे सिंपल है ये, तो इसमें तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? 3x + 4 वाला, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, और +4 डिवाइडेड बाई 5 × 3x + 4 अपॉन 5x - 7 -3। करें सिंप्लीफाई, तो ये हो गया 21x + 7 4 28, और +4 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 20x - 28, इसके डिवीजन में अपॉन क्या होगा? 5x - 7 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो 15x + 5 4 20, -3 से मल्टीप्लीकेशन, तो 15x और माइनस माइनस +21 डिवाइडेड बाई 5x - 7। तो यहाँ भी 5x - 7 5x - 7 कट जाएगा, न्यूमरेटर में 28 कट जाएगा, डिनोमिनेटर में 15x कट जाएगा, तो ये भी वही आ रहा है 41x अपॉन 41, ये भी x आ गया। अब इसी को हमें क्या लेना है? फॉग जब निकालेंगे तो उसको आई ए बोला गया है, जहां पे आई ए हमारा x है और इसको आई बी कहा गया है, दोनों हमने प्रूफ कर दिया देखो, है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आया सबको? यस सर। चलो उसको कॉपी करो, कॉपी करो फटाफट। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आज हम कम से कम 6 से 7 बार यही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट ये 1 मार्कर 2 मार्कर में कभी कभी पूछ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट होंगे वो हम इधर लिखते चलेंगे, ठीक है, इधर नोट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट ये है, इसको सब जस्टिफाई भी करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो देखो पहला पॉइंट हमारा ये है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लिया कोई फंक्शन है a to b और ये 1 1 है,
वन वन समझते हो कि एफ में ए और बी डोमेन और को डोमेन है, तो इसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक ही इमेज है बी के साथ, और सबका इमेज है। अगर इमेज ही नहीं हुआ तो फिर वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। कोई भी एलिमेंट अगर ए में बच जाए जिसका कोई इमेज ना हो तो वो फंक्शन ही नहीं है, और एक एलिमेंट का दो इमेज हो वो भी फंक्शन नहीं है। तो वन वन का मतलब बहुत ही क्लियर रखना। एक दूसरा फंक्शन है जी, वो बी टू सी है, और ये भी वन वन है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होता है, देखो इसको जनरलाइज कर सकते हो, कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में कई बार हमको ये सब चीजें मिल जाती हैं, या वन मार्कर पूछ लेते हैं। फंक्शन एफ है वो ए टू बी है, और ये फंक्शन वन वन है। जी बी टू सी है, ये भी वन वन है। अब जी ओ एफ हमने कल डिस्कस किया था, इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा और को डोमेन कौन सा होगा। तो देखो जी ऑफ एफ, डोमेन कोई बताएगा क्या होगा इसका? बी। ए। और को डोमेन? को डोमेन सी। वेरी गुड, सी। सी, ए टू सी चलेगा ये। तो ये वाला भी वन वन होगा, ये वन वन होगा, ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, अगर एफ ए टू बी है और एफ वन वन है, जी वन वन है, तो जी ऑफ एफ जो होगा वो भी वन वन होगा। चलो इसको जस्टिफाई करते हैं। वन वन प्रूफ करने का प्रोसीजर माइंड पे होना चाहिए। ठीक है, हमें जी ओ एफ को वन वन प्रूफ करना है, तो मान लेते हैं लेट जी ओ, पहले तो एक काम करते हैं, x1 कॉमा x2 डोमेन का एक पार्ट है। डोमेन का मतलब ए, इसका डोमेन ए है। तो दो एलिमेंट मान लिया x1 x2, तो वो उसके डोमेन का पार्ट है। तो x1 x2 पे जी ओ एफ ये इक्वल होंगे, मतलब जी ओ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ x2। इस तरीके से है ये, मतलब इसको एक लाइन और लिखें, अगर जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, ये मतलब हुआ। अब देखो जी एक्स जो है ये वाला वो तो वन वन है, एज जी इज वन वन, जी वन वन है, तो ये तो इक्वल है ही, मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। क्योंकि जी अगर वन वन है तो जी किसी भी अल्फा पे और जी किसी भी बीटा पे इक्वल होगा, अगर अल्फा बीटा बी का एलिमेंट हुआ, है ना। तो देखो इसको अल्फा की तरह सोचो और इसको बीटा की तरह सोचो। तो अगर ऐसा है, अगर ये चीज सही है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होना चाहिए, क्योंकि जी तो वन वन है। तो जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू अगर है, जहां पे एक्स वन एक्स टू ये वाले हैं, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए, क्योंकि ये जी तो वन वन है। तो अगर जी वन वन है, देन व्हाट विल हैपन, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ भी वन वन है, एज एफ इज वन वन, तो एफ एक्स वन एफ इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि एफ भी वन वन है। तो हमने दो एलिमेंट्स माने हैं जो ए में लाई कर रहे हैं, और उन दोनों पे जी ओ एफ एक्स वन और जी ओ एफ एक्स टू इक्वल अगर ले लिया, तो उसके रिजल्ट को यूज करके हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है। तो हो गया ना फिर, देन जी ओ एफ ए टू सी इज ऑल्सो वन वन। तो पहली स्टेटमेंट ये वाली हो गई। स्टेटमेंट नंबर टू, एक फंक्शन ए टू बी और ये ऑन टू है, दूसरा फंक्शन बी टू सी ये भी ऑन टू है। तो जी ओ एफ जो होगा ये फिर से ए टू सी होगा, और ये भी ऑन टू होगा। ठीक है, ये दोनों इफ वाले स्टेटमेंट है, इफ, और ये वाला देन है। यहां पे भी ये दोनों इफ हैं और ये देन है, मतलब अगर ये दोनों होते हैं तो जी भी वन वन होगा, और अगर ये दोनों होते हैं तो जी ऑन टू होगा।
अब देखो ऑन टू का क्या प्रोसीजर है। ऑन टू में क्या करते हैं, हमको जीओएफ को ऑन टू प्रूव करना है ना। तो ऑन टू याद होगा, हम क्या करते हैं, सी में कोई एलिमेंट मानते हैं, सी में कोई एलिमेंट मानते हैं। तो थोड़ा देर के लिए ये मान लो कि एफ जो है वो एक्स टू वाई है और ये जो है वो वाई टू जेड है। तो ये वाला कहां से कहां तक होगा, एक्स टू जेड होगा। तो हम कोई एलिमेंट जेड मानते हैं सी सेट के अंदर, ठीक है। लेट फॉर ऑल जेड एलिमेंट है सी, जेड एलिमेंट है सी, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम वाई, क्योंकि जी तो ऑन टू है, जी क्या है, ऑन टू है। तो अगर जेड, क्योंकि जी अगर ऑन टू है तो क्या होगा, जेड में मतलब सेट सी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका प्री इमेज ना हो। तो उसको लिख कैसे रहे, कोई एलिमेंट जेड है सी के अंदर, देयर एग्जिस्ट सम वाई इन बी सच दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एलिमेंट है बी अंडर, ये अगर वाई टू जेड फंक्शन है तो डी वाई इक्वल टू जेड, क्योंकि ये फंक्शन वाई टू जेड है। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, इक्वेशन नहीं है, पहला स्टेटमेंट है। अब देखो y को लेके आ जाओ f के साथ। पहले हमने क्या प्रूफ किया कि हर एक z के लिए, हर एक z के लिए मतलब हर एक c के हर एक एलिमेंट के लिए y b में कोई ना कोई कोडोमेन मतलब कोई ना कोई उसका प्री इमेज है, नॉट कोडोमेन, प्री इमेज है। अब देखो ऑल्सो फॉर ऑल y एलिमेंट है b, ठीक है, ये वाला। तो क्या होगा, देयर इज सम x एलिमेंट है a अंडर, ये फंक्शन किसमें है, x टू y है ना। तो ये होगा एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये स्टेटमेंट नंबर 2। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिलेशन निकल रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। देखो ये वाला मान लो x है, ये वाला मान लो y है, ये वाला मान लो z है। x टू y हमारा एफ एक्स है और y टू z मान लिया हमारा जी वाई है, ठीक है। क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो पता है ना, y एफ एक्स के इक्वल है, z जी वाई के इक्वल है। तो कोई एलिमेंट है z में, ऐसे सोचो पहले, कोई एलिमेंट है z में और उन सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज है y में, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब y के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है x के सारे एलिमेंट मतलब x में। कहने का मतलब अगर तीन मैपिंग करें हम लोग तो z के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का प्री इमेज है y के अंदर। अब y के जितने एलिमेंट हैं उन सब का प्री इमेज है x के अंदर। अब अगर y को बाईपास करें तो कैसे रिलेशन बन रहा है, देखो z के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है y में और y के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है x में। तो z y को बाईपास करो तो z के सारे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, प्री इमेज x में आ जाएगा। तो z का अगर x में आ जाएगा मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो भी तो ऑन टू हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्या रिजल्ट लिखते हैं, अब देखो, देन फॉर ऑल z एलिमेंट है किसमें, c में, देयर एग्जिस्ट सम x एलिमेंट है a अंडर GOF ऑफ x इक्वल टू z, क्योंकि ये फंक्शन x टू z है। तो यहाँ पे जो z होगा वो क्या होगा, इस वाले में, इस वाले में z क्या होगा, g ऑफ f, g ऑफ f और फंक्शन होगा x का। इसमें जो z होगा वो क्या होगा, इसका जो z होगा वो g ऑफ y होगा, इसका जो y होगा वो क्या होगा, f ऑफ x होगा, है ना। तो इनपुट होगा x के साथ, आउटपुट मिलेगा y के टर्म्स में। इस वाले में क्या होगा, इनपुट होगा y के साथ और आउटपुट मिलेगा z में, और इसमें इनपुट मिलेगा x के साथ और आउटपुट मिलेगा z के साथ। तो अगर ऐसा हो जाता है कि GOF के जो को डोमेन है उनमें हर एक एलिमेंट का प्री इमेज x में मौजूद है तो क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर
GOF is also onto। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें मैपिंग थोड़ा सपोर्ट के लिए है, चाहो तो लिख लो। इन दोनों को कॉपी करो। नोट 1 नोट 2 क्लियर हो गया। क्या है नोट 1 में कि अगर F11 है, G भी 11 है तो GOF11 होगा। F ऑन टू है, G ऑन टू है तो G ऑफ F भी ऑन टू होगा। अब इनका रिवर्स चेक करते हैं, क्या रिवर्स भी ट्रू है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि अगर GOF11 है तो क्या F भी 11 होगा और G भी 11 होगा। और फोर्थ पॉइंट कि अगर GOF ऑन टू है तो क्या G भी ऑन टू होगा और F भी ऑन टू होगा। तो चेक करते हैं। तो देखो थर्ड पॉइंट ये भी निकालें। पॉइंट नंबर 3, मान लिया GOF डिफाइंड है। तुम्हें तो पता है ना, GOF FOG जरूरी नहीं है दोनों डिफाइंड हो, ऐसा भी होता है कि वो वैलिड कंपोजिशन ना हो। तो GOF अगर दिया है, मान लो GOF डिफाइंड है, if GOF is defined and it is 1 1, then F and G both are 1 1। ये ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करना है, मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर पहले लिख देता हूं मैं, ये फॉल्स है। दोनों 1 1 होंगे जरूरी, दोनों 1 1 होंगे नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो थर्ड पॉइंट का जस्टिफिकेशन इधर देखो। इसको एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं, मैपिंग के थ्रू करते हैं। GOF जो है वो 1 1 है। चलो देखो, एक तीन सेट लेते हैं, एक्चुअली तीन सेट लेते हैं ABC। ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है। A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इसमें मान लिया हमने 1 2 3 4 5। इसमें मान लिया 1 2 3 4। ठीक, ये वाला हमारा FX है, ये वाला हमारा G। X नहीं लिखते, सिर्फ F लिखते हैं, और ये वाला G लिखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ये फंक्शन X में ही रहे, Y में भी हो सकता है। जैसे ये हो गया मान लो FX, ये हो गया मान लो Y। तो A to B है वो X to Y है, और ये वाला Y to Z है, ऐसा मान लो। अब देखो F जो है, और हमें एक्चुअली क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि GOF 1 1 है। तो एक A to C भी बनाते हैं पहले। ये A है, ये C है, GOF तो A to C होगा। ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। ये मान लिया 1 1 है, दिया हुआ है GOF दिया हुआ है 1 1 है। तो इसमें एक एलिमेंट का एक ही, मतलब हर एक एलिमेंट का सिंगल सिंगल इमेज होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, FX की बात करें, A to B अगर बात करें, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ ऐसा हो सकता है। या 4 का 5 के साथ, किसी एक के साथ भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि 1 का 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ हो, 3 का 3 के साथ हो, 4 का 4 के साथ, और 5 का भी 4 के साथ। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, अगर मान लो हम F(1) निकालते हैं, F(1), तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। F(2) निकालेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। F(3) निकालेंगे वो 3 आएगा, और F(4) निकालेंगे वो 4 आएगा। G(1) निकालेंगे तो क्या आएगा 1, G(2) 2, G(3) 3, G(4) ये 4, और G(5) भी 4 आएगा।
और अगर हम f ऑफ g ऑफ 1 निकालें, f ऑफ g ऑफ 1, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। f ऑफ g ऑफ 2 निकालें, उसकी वैल्यू 2 आएगी। f ऑफ g ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 आएगा। f ऑफ g ऑफ 4 तो कितना आएगा? 4 आएगा इससे। तो ये तो 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 है। ऐसा जरूरी नहीं है कि f और g दोनों 1 1 हो, मतलब ये दोनों 1 1 हो ये जरूरी नहीं है, ये दोनों 1 1 हो ये जरूरी नहीं है। देखो f 1 1 होगा ये जरूरी है, लेकिन g 1 1 होगा ये जरूरी नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तुम और एग्जांपल लेके देखो। मान लो अगर f2 मतलब a टू b को ही हम 1 1 ना करें, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 यहां कर लें, और 1 2 3 4 कर लें, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, 4 और 5 दोनों का 4 के साथ, ऐसा अगर कर लें, तो इससे आगे जाएंगे तो कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 मान लो 1 का 1 के साथ, 2 का मान लो 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। अब 4 के साथ परेशानी है। 4 के साथ क्या परेशानी है कि 4 यहाँ 4 के साथ भी है और 5 भी 4 के साथ है। तो इस 4 का किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा, एक और एलिमेंट आगे आ सकता है। तो कहने का मतलब अगर g ऑफ f, जी ओ एफ मान लो ये डिफाइंड है और ये क्या है? 1 1 है, तो ऐसा हम श्योर नहीं कर सकते कि f और g दोनों क्या होंगे? 1 1 होंगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो ये सिचुएशन भी तो हो सकती है, ये वाली भी तो हो सकती है ना? तो इसमें ए टू सी अगर 1 1 है तो जरूरी नहीं है कि ए टू बी भी 1 1 रहे और बी टू सी भी 1 1 रहे। ये बात क्लियर है? क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल में भी हम ए टू सी 1 1 दिखा पा रहे हैं। बोलो ठीक है? थर्ड समझ आया? Yes. एक फोर्थ पॉइंट भी है ऑन टू वाला। ये देखो फोर्थ पॉइंट, यही सेम स्टेटमेंट है, जीओएफ डिफाइंड है और ये ऑन टू है, तो देन एफ एंड जी बोथ आर ऑन टू। ये भी फॉल्स है। देखो कैसे, इसी टाइप की कुछ मैपिंग ले लेते हैं। ए में एक्चुअली इसको डिसप्रूव करना है तो एक एग्जांपल काफी है। ए बी सी, ए में वही 1 2 3 4, बी में मान लिया 1 2 3 4 5, और इसमें मान लिया 1 2 3। अब देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, बी में कुछ बच रहा है 5, तो एफ जो है वो ऑन टू नहीं है। इसमें 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, चलो 4 का भी 3 के साथ, 5 का भी 3 के साथ, कोई परेशानी तो नहीं है इससे, क्योंकि बी में कुछ बचना नहीं चाहिए। बी में कुछ बच गया तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमने ऐसे कर लिया। देखो ये है जी, ये है एफ, तो जरूरी नहीं है कि ए टू बी मतलब एफ वो ऑन टू हो, ये भी जरूरी नहीं है कि बी टू सी ऑन टू हो। हाँ, बी के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सी के साथ, बी के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सी के साथ, है ना? ए में कोई बच ना जाए, बी में बच सकता है। देखो ए में कोई बच जाएगा तो एफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? और बी में अगर हम सिर्फ बी टू सी की बात करें तो बी में भी कुछ बचना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हम सिर्फ एफ की बात करें तो बी में बच सकता है, क्योंकि बी क्या है एफ के लिए? कोडोमेन है, कोडोमेन में बच सकता है। ए में कुछ ना बचे, अगर ए में बच जाएगा तो एफ फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर हम बी में कुछ छोड़ रहे हैं, अगर सिर्फ एफ की बात करें और बी में कुछ छोड़ रहे हैं, तो उसका इमेज सी में होना ही चाहिए, उसका इमेज होना ही चाहिए। ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि एफ ऑन टू हो या जी ऑन टू हो, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये फोर्थ के लिए।
तो थर्ड एंड फोर्थ भी कॉपी कर लो। अब एक न्यू टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इन्वर्टिबिलिटी। ये कॉपी कर लो पहले फटाफट, इसको करेक्ट कर लो। ये एफ ऑफ जी नहीं है, जी ऑफ एफ है। जी ओ एफ होना चाहिए, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। तो कॉपी हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बताऊं पूरा? Yes, sir. तो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। ये 1.3 का लास्ट टॉपिक है। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्ट हो सके, जिसको इन्वर्ट किया जा सकता है। इन्वर्टिबल जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे साथ साथ, ताकि हर एक स्टेप क्लियर होता रहे। डेफिनेशन समझने के लिए बेटर है एक एग्जांपल ले लो और सारे स्टेप्स वहां पे खुद करके दिखा दो। तो देखो, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई is said to be invertible if there exists a function g y to x such that GOF is equal to IX and FOG is equal to IY। IX और IY को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। Then G is called as the inverse of F and denoted by F inverse F to the power -1 इस तरीके से is equal to G and vice versa। vice versa मतलब देखो, इसमें बोला G is called inverse of F, तो vice versa मतलब F is inverse of G और G का इनवर्स इज इक्वल टू F। ये है वाइस वर्सा का मतलब। तो ये हो गई इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन, जो भी चीजें हैं। इसमें एक दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई फंक्शन f, इफ f इज इन्वर्टिबल, मतलब अगर इसका इन्वर्स हो जा रहा है तो देन f मस्ट बी बाइजेक्टिव। f जो है वो बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, मतलब 1 1 होना पड़ेगा इसको एंड ऑन 2 होना पड़ेगा। एंड पॉइंट नंबर 2, if f is bijective then its inverse will exist and it will be unique। it will be unique। अच्छा, एक मैं तुम्हें बात बता दूं, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये अपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो आज हम करेंगे, तो उस टाइम पे मैं याद दिलाऊंगा, सेकंड पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हम करेंगे आज इस क्वेश्चन को। उसमें दिया होगा फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो यूनिक होता है, ये प्रूव करो।
तो इनवर्स अगर निकालने को बोल रहा है तो वो बाइजेक्टिव होना ही पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहा है कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स यूनिक होगा, ये प्रूव करो। तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट मैं जस्टिफाई करा देता हूं, देखो, क्योंकि सेकंड तो हम करेंगे ही, वैसे भी प्रूव करेंगे। फर्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट मैं फिर से रिकॉल कराता हूं। फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे ए बी सी डी, इस तरीके से हो। अगर 1 का इमेज ए के साथ, 2 का मैपिंग बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ, तो ये फंक्शन है। फंक्शन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज ना हो, है ना। ये मान लिया अगर x टू y है, ये रिलेशन अगर x टू y है, तो फंक्शन तभी बनेगा जब एवरी एलिमेंट इन x हैव 1 and only 1 image और only 1 image in B। कहने का मतलब ये 1 1 होना चाहिए। सोचो अगर 1 1 ना हो, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा? 1 1 नहीं होगा तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये मान लिया 1 2 3, ये ए बी सी डी, 1 का 1 के साथ, 2 का बी के साथ, यहाँ पे सी डी नहीं रहेगा, रुक जाओ, मान लो ऐसा है, 1 का ए के साथ, 2 का भी 1 के साथ और 3 का मान लो बी के साथ। ये वाला तो 1 1 है, ये वाला 1 1 है, ये वाला नॉट 1 1, ये क्या है? मेनी 1 है। तो मैं बोल रहा हूं इसका इनवर्स निकल जाएगा, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखो, अगर हम इसका इनवर्स निकालें तो क्या करेंगे? y2x फंक्शन बनाएंगे। देखो y2x बनाएंगे तो क्या होगा? ये वाला y हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा। ए बी सी और डी, अब ये डोमेन बन जाएंगे। ये स्टार्टिंग में को डोमेन था पूरा, को डोमेन रेंज के इक्वल है, अलग बात है। ये वाला हमारा डोमेन था। अब ये वाला जो y है, जो को डोमेन था पहले, वो क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। और ये वाला बन जाएगा को डोमेन। तो a का रिलेशन 1 के साथ है। यहाँ पे क्या है? 1 कॉमा ए, ये वाला है, इसको उल्टा करेंगे तो a कॉमा 1 हो जाएगा। तो अब a का 1 के साथ, यहाँ पे और भी है 1 2 3 4, a का 1 के साथ, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ और d का 4 के साथ। तो अभी भी ये फंक्शन की क्वालिटी को फुलफिल कर रहा है। फंक्शन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि a में, मतलब इस वाले में कुछ बचना नहीं चाहिए, इस वाले में कुछ बचना नहीं चाहिए, और इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके 2 इमेज हो। यही 2 रिक्वायरमेंट है। कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी बनता है जब डोमेन में कोई पार्ट बच ना जाए और डोमेन के किसी एलिमेंट का 2 इमेज ना हो। यही 2 रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है तो उल्टा जब करेंगे, इसको रिवर्स जब करेंगे, इनवर्स जब करेंगे, तो y के हर एक एलिमेंट का रिलेशन तो x के साथ था, तो उल्टा करने पे भी रिलेशन रहेगा और इसमें कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसका अगर इनवर्स निकालेंगे तो बहुत गौर से देखो क्या होगा। a और b है इस वाले का, इधर है 1 2 3। अब जब उल्टा करेंगे, ये y2x जब करेंगे, तो a का बनेगा किसके साथ? देखो 1 के साथ, और इसी a का बन जाएगा 2 के साथ भी। ये फंक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस टाइप का फंक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, फंक्शन इनवर्स भी तो एक फंक्शन है। तो फंक्शन में क्या होता है? इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज ना हो। तो ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है, 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, बट जब इनवर्स करेंगे तो इस वाले एलिमेंट का 2 इमेज आ जाएगा। बी का ठीक है एक ही रहेगा 3, लेकिन ये फंक्शन इस तरीके से नहीं होता है। तो इसी वजह से मेनी 1 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये बात क्लियर है? बोलो। क्योंकि जब फंक्शन को उल्टा करेंगे, रिवर्स जब करेंगे, तो इस वाले एलिमेंट का 2 इमेज हो जाएगा। जो जो मेनी 1 वाले एलिमेंट होंगे, जैसे 1 और 2 का इमेज तो ए है, तो अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फंक्शन में क्या मना किया गया है? एक एलिमेंट का 2 इमेज ना हो। 2 एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन है। बट इनवर्स जब करेंगे तो ए वाले एलिमेंट का 2 इमेज हो जाएगा, 1 भी और 2 भी, तो ये नहीं चलेगा।
इसी वजह से मेनी वन का इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो फंक्शन का क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा। अब देखो ऑन टू भी होना पड़ेगा, ये क्यों जरूरी है? ऑन टू में क्या होता है, कोई बचता है। ऑन टू में मतलब इनटू में क्या होता है, कोई बच जाता है वाई के अंदर। तो पहले देख लेते हैं ऑन टू का। देखो ये ऑन टू भी है, ये वाला ऑन टू भी है, कुछ बचा नहीं है, तो इसका इनवर्स इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन एक इनटू फंक्शन लेते हैं, इनटू फंक्शन लेते हैं मतलब 1 2 3, और इसमें मान लिया ए बी सी और डी, एक जानबूझ के छोड़ रहे हैं ताकि ये ऑन टू ना रहे, इनटू हो जाए। तो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और मान लिया 3 का सी के साथ है। तो ये फंक्शन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में कोई पार्ट बच सकता है, ये फंक्शन है ना। लेकिन इसका जब इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, इनवर्स करेंगे तो ए बी सी और डी, और इधर 1 2 3, तो ए का तो 1 के साथ आ जाएगा, बी का आ जाएगा 2 के साथ, सी का आ जाएगा 3 के साथ, बट डी का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ये भी मना किया गया है, फंक्शन में डोमेन में कुछ बचना नहीं चाहिए। यहां तो अगर ऑन टू होगा तो सोचो उस एलिमेंट का तो कोई प्री इमेज नहीं है, तो जब फंक्शन को उल्टा करेंगे तो उस एलिमेंट का इमेज नहीं मिल पाएगा। और ये फंक्शन में दो चीजें मना की गई हैं, एक तो ये चीज ना हो, एक एलिमेंट का दो इमेज, और कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मेनी वन फंक्शन होते हैं, सॉरी इनटू फंक्शन होते हैं दुनिया में, बट उनके जो इनवर्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसी वजह से कहा गया है कि फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। क्या ये पूरी बात क्लियर है, बोलो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन की ये डेफिनेशन है छोटी सी। अभी डेफिनेशन में मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि इसी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। सारा जितना भी बोर्ड पे पहले कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ बनज सर, ये आई एक्स और आई वाई में थोड़ा भूल गया अभी, क्या था ये? क्या? आई एक्स और आई वाई में ना अभी दिमाग से स्लिप हो गया, क्या है? मैं बताना भी भूल गया था। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आई एक्स मतलब एक्स ओनली, यहाँ पे लिख लो, मैं बताना भूल गया था। आई एक्स इक्वल टू एक्स और आई वाई इक्वल टू वाई, मतलब वाई इक्वल टू एक्स जो है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मिलेगा। आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 1 सारे डबलेट मिलते थे कि नहीं मिलते थे? आइडेंटिटी फंक्शन याद करो, सारे डबलेट मिलते थे ना। यस सर। कैसे मिलेगा, अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल रहेगा तभी तो मिलेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब वाई इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है किसमें, एक्स में, और एक्स इक्वल टू वाई आइडेंटिटी फंक्शन है वाई में। ठीक, तो आई एक्स इक्वल टू एक्स और आई वाई इक्वल टू वाई, सिंपल। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं इनवर्टिबल पे, कैसे निकालते हैं फंक्शन का इनवर्स और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। ये हम आज कम से कम 6 से 7 बार करेंगे। इनवर्स एकदम दिमाग में घुसा दूंगा मैं। फिर उसके बाद 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। 1.3 आज निपट जाएगा पूरा, बहुत सिंपल है टॉपिक ये, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये समझ गए बनज? यस सर। देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखो क्वेश्चन। n टू y है, n का मतलब नेचुरल नंबर और y डिफाइन करेगा आगे चल के। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx is equal to 4x plus 3 where y is equal to, y एलिमेंट है नेचुरल नंबर और y की वैल्यू 4x plus 3। मतलब y क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर होगा तो 1 2 3 4 5 6 ही होगा, है ना। और इसमें डालेंगे x की जगह पे, x की जगह पे नेचुरल नंबर ही डालेंगे। नहीं, y एलिमेंट ऑफ n नहीं होगा, ये x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। x एलिमेंट है नेचुरल नंबर और ये वैल्यू यहाँ पे डाल के y निकालेंगे, ठीक है। तो ये y की डेफिनेशन हो गई। फंक्शन भी डिफाइंड है, fx इक्वल टू 4x plus 3। हमें क्या करना है, शो दैट
f इज इनवर्टिबल, f इनवर्टिबल है ये प्रूव करना है, एंड फाइंड इट्स इनवर्स, का इनवर्स निकालना होगा। सॉल्यूशन देखो, एक बार लिखोगे नहीं, ठीक है, बस देखो। सॉल्यूशन मैं बहुत आराम आराम से कराऊंगा। देखो यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, इसी में मैं कुछ एक एल्गोरिदम बना देता हूं, एल्गो स्टेप वाइज करके, तुम्हें वो हर बार फॉलो करना है। जब भी फंक्शन का इनवर्स निकालना होगा, हर बार वही एल्गो फॉलो करोगे जो मैं बना रहा हूं अभी। स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या करोगे, एक फंक्शन डिफाइन किया हमने n2y सच दैट fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये डिफाइन कर लिया। और इसमें हमने क्या किया, स्टेप 1 में ही फाइंड, इसको y मानते हैं ना, fx को ही y मानते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y, ये फाइंड कर लो पहले, x इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो y माइनस 3/4, इसको हमने मान लिया g ऑफ y, ठीक है। अब अगर f जो है n टू y जा रहा है, तो g कहां से जाएगा, y टू n, ई y टू n जाएगा। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में देखो क्या करेंगे, मतलब क्या हुआ, स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में ये चीज दी हुई थी और हमने ये डिफाइन किया, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन है, तो स्टेप टू में हमको दो काम करना पड़ेगा। पहला काम होगा कि GOF को हम क्या करें, IX प्रूफ करें, मतलब X प्रूफ करें, और दूसरा FOG को IY प्रूफ करें, मतलब Y प्रूफ करें। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, GOF निकालें। GOF मतलब क्या हुआ, G ऑफ FX, ये X में है, F तो X में है और G Y में है, ठीक है। तो GOF को X प्रूफ करना होगा, G ऑफ FX, G वाला एक्सप्रेशन देखो ये है, G ऑफ F निकालते हैं। देखो G ऑफ FX कैसे निकालते हैं, इसको G के एक्सप्रेशन में X की जगह FX डालना है। G का एक्सप्रेशन कहाँ है, ये है, तो Y की जगह पे FX डाल दो। ये कितना हो जाएगा, Y की जगह, इस वाले जगह पे FX डालना है, FX है 4x प्लस 3, तो Y की जगह पे 4x प्लस 3 डाल दिया, और -3/4, 3 से 3 कट, ये 4x/4 कितना आ गया, x आ गया, इसको IX बोल देते हैं, IX ये रहा। अब देखो सेकंड पार्ट निकालते हैं, f ऑफ g ऑफ y, ये कैसे निकलेगा, f g ऑफ y, मतलब f के एक्सप्रेशन में x की जगह हमको gy डाल देना है, तो ये हो गया 4, और x की जगह पे gy डाल देना है, y -3/4 प्लस 3, 4 से 4 कट, 3 - 3 वो भी कट गया, ये y आ गया, तो IX और IY आ गया। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, एज IX, या ऐसे लिखें, G ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू IX इक्वल टू x, एंड FOG ऑफ y इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू y। देयरफॉर ये जो फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल है, f इज इन्वर्टिबल। पहले तो ये प्रूफ कर लिया हमने कि f इन्वर्टिबल है। अब देखो, अब इस लास्ट लाइन को फॉलो करो, G इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। G का मतलब ये वाला, ये जो है वो इनवर्स है, GY इज द इनवर्स, मतलब f इनवर्स जो होगा वो कितना होगा, G ऑफ y होगा। बना जी, एक मिनट, ये G ऑफ y होगा, ठीक है।
तो y माइनस 3/4 ये हो गया इनवर्स f का, है ना, fx का इनवर्स हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बात कभी कभी ऐसा माइंड में आ सकता है कि फंक्शन का इनवर्स हम y में लिखें या x में लिखें। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी में भी लिख सकते हो। मतलब फंक्शन का इनवर्स तुम y में भी लिख सकते हो, उसका इनवर्स तुम x में भी लिख सकते हो। x में लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें y की जगह x डाल देंगे। इसको तुम चाहो तो t में लिख सकते हो, ये हो जाएगा t माइनस 3/4। तो कभी मैं ये वाला आंसर लिख दूंगा, कभी यहाँ पे ले जाके छोड़ूंगा, तो वो सब सेम चीज है, ये सब सेम चीज है। हाँ बताओ बनज क्या कह रहे हो। सर ये स्टेप 3 में as g of f equal to ix equal to x, सर इससे हमने ये कैसे कंक्लूड करा कि f इनवर्टेबल है? ये लिखा है ना, अगर ये दोनों होता है देन g इज कॉल्ड इनवर्स। तो अगर ये दोनों हो जाए तो इनवर्स बन जाएगा ना g। रूल लिखवाया नहीं है यहाँ पे। हाँ रूल लिखवाया था, बट ऐसा मतलब क्या, मतलब मीनिंग क्या है, मतलब ix होगा तो ही g of f की होगा, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ix तो मतलब वो डबलेट्स का होता है जो अभी आपने बताया आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ तो इनवर्स में और क्या होता है, यही तो होता है। देखो इनवर्स हम पहले भी करते थे, क्लास 11th में निकालते थे हम लोग। जैसे मान लो यही फंक्शन है 4x प्लस 3, हमने इसको y माना था। अब मैं तुमसे ये कहूं कि f का डोमेन निकालो और रेंज निकालो, तो डोमेन निकालने में तो ऑल रियल नंबर लिखते थे इसका डोमेन। रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, y सॉरी x निकालते थे ना y के टर्म्स में। का डोमेन निकालते थे, इस वाले फंक्शन का डोमेन निकाल दिया, वो इस वाले का रेंज हो जाएगा। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे। यस सर। कहीं ना कहीं हम ये फॉलो कर रहे हैं कि फंक्शन अगर f है x टू y, ये x जो है वो डोमेन है, ये y जो है वो को डोमेन है। तो अगर इसका इनवर्स हम निकाल लें y टू x, और तुमसे कहा जाए कि f का डोमेन निकालो और रेंज निकालो, तो डोमेन तो निकालना इजी है, बट रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स फंक्शन बनाते हैं और उस इनवर्स का रेंज नहीं डोमेन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो उस वाले का रेंज बन जाता है, मतलब को डोमेन बन जाता है। यस एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, हमने उसको वाई टू एक्स कर लिया, ठीक है, तो वो इनवर्स बन जाता है। तो एक्स टू वाई करने में फंक्शन किस फॉर्मेट में होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, इस फॉर्मेट में होता है। तो यहां से हम एक्स निकालते हैं वाई के टर्म्स में, एक्स निकालते हैं वाई के टर्म्स में, तो फंक्शन ऐसा बन जाता है जी ऑफ वाई, वाई में कोई फंक्शन हो जाता है, क्योंकि हमने एक्स निकाल लिया वाई के टर्म्स में, तो ये फंक्शन वाई में बन गया और ये क्या कहलाएगा, फिर इनवर्स हो जाएगा। यस बट उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में कैसे करना चाहिए, एक्चुअल स्टेप्स के साथ। तो ये बात वही है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स को वाई के टर्म्स में तो निकाल रहे हैं ना, वो तो इनवर्स ही है ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट इस एग्जांपल को। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे टोटल, इसमें आई थिंक 12 क्वेश्चंस हैं, 13-14 एमसीक्यू है, वो कर लोगे। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो वाकई बहुत ही सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में एफ जो है वो मान लो ए टू बी है, और जी जो है वो 1 to 5 1 to 5, तो ये बी टू सी है, और ये सारे एलिमेंट्स हैं फंक्शंस के। हमें जी ओ एफ लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जी ओ एफ, तो जी ओ एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स में इनपुट होगा 1 3 और 4, तो पहले निकालेंगे जी एफ ऑफ 1, क्योंकि एक्स की जगह पे 1 3 और 4 डाल सकते हैं। तो जी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना होगा, देखो एफ ऑफ 1 मतलब एफ में 1 का क्या रिलेशन है, एफ में 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई 2, जी ऑफ 2। अब जी ऑफ 2 मतलब जी में 2 का रिलेशन किसके साथ है, तो 3 के साथ है, तो ये हो गया 3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 3 है,
तो g f(3) मतलब 3 का रिलेशन 5 के साथ है, तो ये हो गया g(5) और g में 5 का रिलेशन 1 के साथ है। फिर g f(4) 4 का रिलेशन 1 के साथ, तो ये हो गया g(1) हो गया 3। तो फंक्शन जो है GOF ये कहां से कहां तक चलेगा, 1 3 4 से लेकर आउटपुट क्या होगा 1 3 है ना, मतलब ये चलेगा तुम्हारा A से C तक, है ना, ये C है और ये A है। और GOF की वैल्यू क्या लिखोगे, तो 1 का होगा, देखो अब ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा को डोमेन। तो 2 का है 3 के साथ, 5 का है 1 के साथ, 1 का है 3 के साथ, तो 1,3 ये हो गया। फिर 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 का कोई, ये क्या हो गया, 3 का होना चाहिए ना, अच्छा उल्टा लिख दिया हमने, 1 का 3 GOF, देखो ये 1 का इमेज है 3, तो इस 1 का भी 3 है, 1,3 ये फर्स्ट मेंबर। इस 3 का क्या रिलेशन है, 3 का है 1 के साथ और 4 का है 3 के साथ, ये हो गया GOF। क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, छोटा सा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। FGHB फंक्शंस फ्रॉम R to R, तो F जो है वो R to R है, G भी R to R है और तीसरा है H, वो भी R to R है। क्लास 11th में पढ़े थे ना, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस पढ़े थे, जैसे fx प्लस माइनस gx इज इक्वल टू f प्लस माइनस g इंटू एक्स, fx इंटू gx इज इक्वल टू f इंटू g ऑफ x, ये सब पढ़ा होगा। तो वही है ये, देखो 2 का ये फर्स्ट प्रूफ करना है और ये सेकंड प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट LHS देखो क्या है, f प्लस g ऑफ h, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ h, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ये ऐसे सोचो, तो देखो f प्लस g और h है, मतलब f प्लस g का कंपोजिशन h के साथ, तो कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा f ऑफ h ऑफ x प्लस g ऑफ h ऑफ x, एक ज्यादा हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, f ऑफ h ऑफ x, ये FOH है, ये क्या है GOH है। अब इसको, ये शायद RHS आ गया, ये आ गया RHS। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट का LHS, F इंटू G ऑफ H, तो ये कैसे लिखोगे, F और G इंटू कर रहे हैं ना, तो F H के साथ बीच में इंटू, अब G H के साथ G ऑफ H ऑफ X, तो ये क्या बन गया FOH इंटू GOH, यही RHS। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, कॉपी करो इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अब सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे हैं, मैंने स्टार्ट में बोला ना 1.3 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, fx mod x है और gx mod 5x माइनस 2, और ये भी है, तो गॉफ एंड फॉग निकालना है। फर्स्ट पार्ट देखो, GOF क्या होगा, GOF मतलब G ऑफ f ऑफ x, ये fx है, ये gx है, फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है। तो g के एक्सप्रेशन में x की जगह fx डालना है, तो ये कितना हो जाएगा मॉडुलस 5, और x की जगह पे क्या डालना है fx और माइनस 2, तो देखो ये हो जाएगा मॉडुलस 5 और fx कितना है, तो fx खुद मॉड x है माइनस 2, ये हो गया GOF। फॉग निकालना होगा, तो f ऑफ g ऑफ x, मतलब f के एक्सप्रेशन में x की जगह gx डालना होगा, तो fx के एक्सप्रेशन में x की जगह gx, तो ये होगा मॉडुलस, और gx खुद मॉड के अंदर है 5x माइनस 2,
ये मॉड। अब दो बार मॉड है, चाहो तो मॉड एक बार लिख दो, मतलब मर्जी अपनी है, देख लेना, मन करे तो कर देना ऐसे। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स और जी एक्स गिवन है। सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी के एक्सप्रेशन में एक्स की जगह एफ एक्स, तो एक्स की जगह एफ एक्स, अब एक्स पे पावर 1/3 तो एफ एक्स पे पावर 1/3। एफ एक्स की वैल्यू पुट करो 8x क्यूब और इसका पावर 1/3। 8x क्यूब क्या है, 2x का पावर 3 है, और उसका पावर 1/3 तो बाहर आ जाएगा 2x। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ के एक्सप्रेशन में x की जगह gx, और वहां पे x का क्यूब था तो gx का क्यूब हो जाएगा 8, और gx का क्यूब तो x टू द पावर 1/3 और उसका क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8x। ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हम थोड़ी देर में करेंगे। 5 पहले जगह बचा, इधर देख लो। 5 देखो, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स और नॉट। फर्स्ट पार्ट देखो, ऑब्जेक्टिवली चेक कर लेते हैं, और तुम इसको लिख लेना अच्छे से, मैपिंग करके दिखाना, मैं दिखा देता हूं कैसे करोगे, और सेकंड और थर्ड में ऑब्जेक्टिवली बताऊंगा। देखो ये 1 2 3 4 और ये 10 है, ये मान लिया A to B है, ये A है, ये B है। 1 का रिलेशन 10 के साथ, इनफैक्ट सबका 10 के साथ है, 1 2 3 सबका 10 के साथ है, तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बताओ। नो सर। सर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्या रीजन है? एज इट इज, सब मैनी वन है, वन वन नहीं है। यस, नॉट 1 1 है। तो नॉट 1 1 अगर मान लो मेनी 1 हो जाए तो इनवर्स नहीं बनेगा, इनटू हो जाए इनवर्स नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से सेकंड पार्ट चेक करो। देखो सेकंड पार्ट, 5 का 1 के साथ है। पहले तो ये चेक करो 5 6 7 8 इन चारों का इमेज है कि नहीं। तो 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, ये तो है। और 1 2 3 4 का प्री इमेज है कि नहीं, वो चेक करो। 4 का है, 3 का है, 4 का है, 2 का है। 1 का प्री इमेज नहीं है तो इसका भी इनवर्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये इनटू हो गया ना। 1 का प्री इमेज नहीं है, कहने का मतलब बी में एक एलिमेंट 1 बच जाएगा, जब पलटोगे तो 1 का इमेज नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे होगा फंक्शन, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 3 4 5, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, ये तो ठीक है, और सिंगल सिंगल है वो चेक कर रहे थे। 7 9 11 13, 7 9 11 13 ये परफेक्ट है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो इसका इनवर्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसके बाद रिमेनिंग। 4 थोड़ा सा लंबा होगा, 4 से क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, सिंपल है लेकिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो पहले, और 4 से हम वो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम 6 से 7 बार करेंगे। तो 1 2 मैं करूंगा और बाकी सारे करने को दूंगा। अच्छे से समझो, मैं एक बार और करके दिखा देता हूं पूरा डिटेल में। देखो फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। तो इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, वो ना देगा तो भी हम इस बात को समझेंगे कि x कितना नहीं होगा, 4/6 दैट इज 2/3, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफाइंड नहीं रहेगा उस टाइम पे। टू प्रूव एफ ओ एफ ऑफ x, मतलब f का कंपोजिशन खुद के साथ ये x होगा, ये प्रूव करो पहली चीज। और ऐसा करने के बाद इनवर्स मांगा गया है। चलो करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं पहले। एफ ओ एफ ऑफ x निकालते हैं, कहने का मतलब f ऑफ एफ एक्स, तो x की जगह एफ एक्स डालेंगे, है ना, 4, और x की जगह एफ एक्स, 4x + 3 6x - 4 + 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू x की जगह एफ एक्स और -4, ये हमको x प्रूफ करना है। चलो करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई 16x + 12 और 3 से मल्टीप्लाई 18x - 12 डिवाइडेड बाई 6x - 4 अपॉन
6 से मल्टीप्लाई 24x प्लस 18 माइनस 4 से मल्टीप्लाई माइनस 24x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। तो 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कट गया, ऊपर से 12 कट गया, नीचे से 24 कट गया। कितना आ गया? 16 और 18 कितना होता है? 34। 34x अपॉन 34 कट गया, ये x आ गया, पहला काम तो हो गया। अब इसका इनवर्स मांगा गया है, तो इनवर्स मांगने का वही स्टेप है, पहले हम fx डिफाइन करते हैं। fx जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे? हम x फाइंड करेंगे y के टर्म्स में। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो y हो गया हमारा कितना? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और x निकालेंगे y के टर्म्स में। तो 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3, x वाला टर्म एक साइड पे, तो 6xy माइनस 4x इक्वल टू 4y प्लस 3, यहां से x कितना आ जाएगा? तो 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4, ये हो गया g ऑफ y। ठीक। स्टेप नंबर 2, क्या फाइंड करोगे? f ऑफ, अच्छा इसको हमने gy मान लिया है, तो f ऑफ g फाइंड करेंगे और इसको y प्रूफ करना रहेगा, और और GOF प्रूफ करेंगे x। ये दोनों हो जाएगा अगर, तब हम बोलेंगे g जो है ये वाला वो इनवर्स हो जाएगा। चलो पहला ये वाला करते हैं, f ऑफ g, ये क्या हो गया? f ऑफ g ऑफ y। कैसे होगा देखो, f के एक्सप्रेशन में ये रहा, x की जगह gy डाल दो, तो 4 इंटू gy ये है 4y प्लस 3 6y माइनस 4, ये हो गया कितना? 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4y प्लस 3 और 6y माइनस 4 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं थोड़ा सा ना फास्ट स्पीड से कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देता हूँ पहले, तो ऊपर हो जाएगा 16y प्लस 12 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो प्लस का 18y माइनस 12 डिवाइडेड बाई, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 6y माइनस 4, नीचे वाले का भी 6y माइनस 4, तो वो मैंने काट लिया है। अब 6 से मल्टीप्लाई, तो 24y प्लस 18 माइनस 24y प्लस 16, तो यहाँ ये y का टर्म कट गया, ऊपर से 12 कट गया, 16 और 18 34y अपॉन 34, तो ये आ गया y। इसी तरीके से GOF, इसको x करोगे, घर पे कर लेना, ठीक है? ये वही प्रोसेस है, सिंपल है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको कर लेना, ये x आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जा रही है, तो g जो होगा वही f का इनवर्स होगा, है ना? तो अब देखो f का इनवर्स अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो gy होगा, और gy की वैल्यू क्या हो गई? 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। चाहो तो y में लिख दो, या चाहो तो इसको x में लिख दो, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ये इनवर्स हो गया। कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 5 तो हम कर ही चुके हैं, 6। अच्छा ये हिंट विंट ना देखा करो, मैं हिंट पहले हटा देता हूँ, एग्जाम में हिंट के साथ नहीं आता है, पता है ना सबको? तो ये हिंट विंट जो देता है, सबसे पहले उस पे ब्लैक स्केच से पेंटिंग कर दो। 6 फंक्शन देखो, ये मान लिया a टू r है, a जहां पे -1 से +1 दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, मतलब -1 +1 डोमेन में है। गिवन बाई fx जो है वो क्या दिया है? x प्लस 2 इज 1 1। पहला क्वेश्चन यहां तक है, उसके बाद इनवर्स फाइंड करो।
चलो करते हैं। तो 1 1 प्रूफ करने का रूल पता ही होगा, हमने ये मान लिया प्रूफ लेट x1 x2 किस रेंज में है, -1 से 1 के बीच में है, दोनों सेलेक्टेड, डोमेन का पार्ट मानते हैं x1 x2 को, और fx1 इक्वल टू fx2 ये भी मानते हैं, और ये प्रूफ करना चाहते हैं कि x1 x2 के इक्वल है। तो fx1 कितना होगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2, fx2 कितना होगा, x2 अपॉन x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x1 x2 प्लस 2 x1, x1 x2 प्लस 2 x2, कट 2 से 2 कट, x1 इक्वल टू x2, तो ये हो गया 1 1। अब इनवर्स निकालने के लिए स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप, f जो है वो क्या है, x अपॉन x प्लस 2, मतलब f हमारा मान लो a टू r है, जहां पे a को मैंने माना है -1 से 1। अब हमें एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, वो कैसे डिफाइन होता है, इसको y मानते हैं और x निकालते हैं y के टर्म्स में। तो x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y है ना, तो इस x को इधर ट्रांसपोज करो, कॉमन करके इतना हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। इसको हमने बना दिया g ऑफ y। अब बहुत ध्यान से सुनो, कोई बताए ना बताए, तुम्हें ध्यान रखना है कि g ऑफ y जो फंक्शन है ये वाला, उसमें हमारा डोमेन 1 नहीं हो सकता है। बात समझ में आनी चाहिए, ये इसने क्वेश्चन में नहीं बोला है, और बोलेगा भी क्यों। तो हम जो g ऑफ y है, मतलब g जो फंक्शन है, उसका डोमेन क्या लिखेंगे, देखो इसका जो रेंज होगा ना, f का जो रेंज होगा, मतलब को डोमेन होगा, वो इसका डोमेन बनने वाला है। तो इसका डोमेन वैसे रियल नंबर होंगे, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जो इसका को डोमेन है वो यहाँ पे g का डोमेन बनने वाला है। तो रियल नंबर तो होंगे, बट उन सब चीजों पे, उन सब नंबर्स पे हमको सावधानी लेनी है जहां पे ये डिफाइन ही ना हो। तो इसका क्या होगा डोमेन, रियल नंबर -1। तो यहां से, और ये कहां तक चल रहा है, तो -1 से 1 चल रहा है। ठीक है, ये जी का डिफिनेशन हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, f ऑफ g ऑफ y निकालते हैं, इसको आई वाई दैट इज y प्रूफ करना होगा, g ऑफ f ऑफ x इसको आई x, इसको x प्रूफ करना होगा। तो पहले ये वाला करते हैं, f ऑफ g ये कितना होगा, f ऑफ g ऑफ y निकालो, f ऑफ g ऑफ y। तो f का एक्सप्रेशन ये रहा, इसमें x की जगह ये डालेंगे, तो x की जगह डाल दिया 2y 1 माइनस वाई, एक्स की जगह डाल दिया 2y 1 माइनस वाई और प्लस 2, 1 माइनस वाई में काटता हूं, तो 2y ऊपर हो गया, नीचे हो गया 2y, और 2 इंटू 1 माइनस वाई, तो प्लस 2 माइनस 2y, 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई कट गया, एलसीएम लेके देखना इतना ही आएगा, 2y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया y। अब GOF निकाले, GOF का मतलब g ऑफ fx, तो g का एक्सप्रेशन ये रहा, उसमें y की जगह क्या पुट करेंगे, x अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। इसको भी सॉल्व करो, तो इस बार x प्लस 2 एलसीएम होने वाला है डिनोमिनेटर का, मतलब x प्लस 2 वो कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x आ गया। तो देखो दोनों इक्वल आ गए, ये वाला आई वाई हो गया और ये वाला आई एक्स हो गया। सो जी वाई इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो f का इनवर्स इक्वल टू कितना, कहा गया g ऑफ y, ये तो f का इनवर्स हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आंसर लिख सकते हो, या तुम्हें f का इनवर्स x में चाहिए तो उसकी जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, दोनों में से कोई भी आंसर, ये भी सही है ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लो। फंक्शन में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं नहीं करा रहा,
याद करो हमने एक एग्जांपल किया था 4x+3 वाला, किया था, आज ही किया था, कॉपी देख लो एक बार। फोर एक्स प्लस थ्री, शायद इन्वर्टिबल का फर्स्ट एग्जांपल वही था, चेक करके बताओ। इसको बना लो होमवर्क, 7th क्वेश्चन घर पे करना, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, पेन उठाओगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8 देखो, 8 थोड़ा अच्छा है, 8 और 9 ये दोनों अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे का मतलब ये नहीं कि टफ, सिंपल ही है। 8, कंसीडर अ फंक्शन f from r plus to 4 to infinity। r plus मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर वही बात है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो फंक्शन है r प्लस से लेकर 4 इंफिनिटी। इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में होता है। यहाँ पे fx डिफाइंड है x² प्लस 4। शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स गिवन बाई f इनवर्स y, f इनवर्स y के टर्म्स में अंडर रूट y माइनस 4। ठीक है, करते हैं इसको। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, gx निकाले, gy निकालेंगे, है ना। तो इसको बना लिया हमने y, बहुत ध्यान से देखो वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो इसको बना लिया हमने y, अब x निकालेंगे किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में बोलो, y के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा कितना, y माइनस 4 उसका अंडर रूट। वैसे तो कायदे के हिसाब से ये प्लस माइनस आना चाहिए, x में डिग्री 2 है तो प्लस माइनस आना चाहिए, बट x की जो वैल्यू है ना वो देखो क्या है, x तो डोमेन है ये वाला, यही तो है x हमको कहां से मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है, ये नेगेटिव तो नहीं आएगा, वैसे कायदे के हिसाब से x ये होना चाहिए, बट एज x इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सो हमारा x कितना हो जाएगा, y माइनस 4 का पॉजिटिव, बस, और ये हमारा gy हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, तो हाँ ये हो गया, हमने gy डिफाइन कर दिया। अब f ऑफ g ऑफ y, ये हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, i y दैट इज इक्वल टू y, और g o f ऑफ x इक्वल टू i x इक्वल टू x, ये दोनों हमको करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम बोल पाएंगे कि g जो है वो f का इनवर्स है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, f ऑफ g ऑफ y ये निकालते हैं। देखो तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ y, f का एक्सप्रेशन कौन सा है, ये वाला, उसमें x की जगह क्या डालेंगे, g ऑफ y, तो ये हो गया g ऑफ y का स्क्वायर प्लस 4, g ऑफ y क्या है, अंडर रूट y माइनस 4, और इसका स्क्वायर प्लस 4, तो स्क्वायर एंड रूट कट गया, ये आ गया y, पहला तो करेक्ट हो गया। g ऑफ f ऑफ x, ये देखो तो ये बन गया g f ऑफ x, g के एक्सप्रेशन कहाँ है, ये रहा, इसमें y की जगह fx पुट करेंगे और माइनस 4 करेंगे, अंडर रूट fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² प्लस 4 और माइनस 4, सॉरी माइनस y नहीं माइनस 4, ये देखो 4 से 4 कैंसिल, x² का रूट प्लस माइनस x, बट वही बात x नेगेटिव होगा नहीं, तो ये हो गया x, तो ये हमारा हो गया ix और ये हो गया iy। सो g इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, मतलब f का इनवर्स हो गया g ऑफ y, कितना हो गया ये, अंडर रूट y माइनस 4, ये हो गया आंसर, नहीं आंसर नहीं, प्रूव हो गया। कर लो कॉपी 8th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। देखो 9th में क्या कह रहा है, 9th 10th 11th 12th, 9th तक ठीक है, 10th 11th 12th छोटे छोटे हैं बच्चों वाले। क्वेश्चन नंबर 9th अच्छा है, आई थिंक सबसे अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि टफ है, मैं पहले बता चुका हूँ 1.3 तुम चाहो तो 2 से 3 घंटे में पूरा ये एक्सरसाइज प्रिपेयर हो जाएगा, 2 से 3 घंटे में, जिसमें 1 घंटे लगेंगे तुमको सारे क्वेश्चंस करने में, और 1 से 1.5 घंटे में कॉन्सेप्ट तुम्हारा सारा रिवाइज हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा सेक्शन है। कंसीडर अ फंक्शन एफ आर प्लस -5 टू इंफिनिटी, ये वाला रेंज ध्यान रखना,
एफ एक्स की डेफिनेशन ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स ऑफ वाई इज दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि पूरे टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। इसको हमने क्या कर लिया, y मान लिया, ठीक है, इसको हमने y मान लिया। अब x निकालेंगे y के टर्म्स में, x निकालेंगे y के टर्म्स में, उसको gy बोलेंगे, फिर f ऑफ g निकालेंगे, g ऑफ f निकालेंगे, दोनों x और y आ जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है। बट यहाँ पे क्या है परेशानी हमारी, अगर ये ऐसे होता, मान लो 3x प्लस 4 इक्वल टू y होता, तो यहां से x निकालना इजी था, यहां से x निकालना इजी था। ये क्वाड्रेटिक है, इसमें हम 5 को ट्रांसपोज कर लें, फिर दोनों नंबर्स में x लगा हुआ है, इतना आसान नहीं है यहां से x निकालना, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से x निकालने का प्रोसीजर ट्रांसपोजिशन नहीं होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, याद है ना। तो मैं तुम्हें y मतलब x y के टर्म्स में दो तरीके से सिखाता हूं। पहला, एक तो ऐसा मेथड जो शायद एग्जाम पे माइंड में ना आए बट फिर भी ये काम करेगा। देखो क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर लो इस वाले पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 9x² को क्या लिखोगे, 3x का होल स्क्वायर। अब जो बीच का नंबर है वो क्या है, देखो प्लस है, x का कोएफिशिएंट प्लस है, तो इसको 2ab बनाना होता है, 2 इंटू a। अब सोचो यहाँ पे b ऐसा क्या रखें कि 6x आ जाए, तो ऑब्वियसली b को 1 रखना पड़ेगा। अब क्या करो, a² हो गया, 2ab हो गया, तो b का स्क्वायर एक बार ऐड कर लो और एक बार माइनस कर लो, और लास्ट में ये 5 लिख दो। तो हर टर्म बैलेंस्ड है, चेक कर लो, हर एक टर्म यहाँ पे बैलेंस्ड है। 9x² को 3x² लिख दिया, 6x को 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख सकते हैं क्योंकि b हमें 1 वहां पर दिखाना है। तो b अगर 1 हो गया तो ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने b² एक बार ऐड कर लिया, और ओवरऑल सम पे कोई इफेक्ट ना पड़े इसके लिए हमने माइनस भी कर लिया, और लास्ट में -5 लिख दिया। तो देखो y क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों साथ में सॉल्व करके -6। अब यहां से x निकालना थोड़ा इजी है, तो y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से 3x प्लस 1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, और रिजल्ट प्लस माइनस दोनों आएगा। बट वही बात देखो, r पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो इसका आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो यहां से हम माइनस साइन हटा रहे हैं, मतलब प्लस माइनस का झमेला खत्म कर रहे हैं। तो 3x की वैल्यू हो गई अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, और x की वैल्यू हो गई y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। इसको हमने gy बना दिया। एक मेथड तो ये है x इन टर्म्स ऑफ y निकालने का, बट ये शायद तुम्हारे माइंड पे ना आए, तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मेथड 2 देखो, ये है 9x² प्लस 6x माइनस 5 और -y। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको x निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मान के चलो कि हमें x निकालना है और y कांस्टेंट है, ये मानना पड़ेगा। तो 9x² प्लस 6x माइनस कॉमन करके 5 प्लस y इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, बताओ। नो सर। देखो बहुत ध्यान से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, x निकाल रहे हैं y के टर्म्स में। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a और c। तो c जो है वो देखो नेगेटिव है, यहां तक तो ठीक है। पहले c जो है वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव क्या करेगा, इस वाले को प्लस कर लेगा, डिवाइडेड बाई b² माइनस 4ac। c इसका नेगेटिव है ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, इस तरीके से। देखो यहां पे देखो फिर से वही बात, माइनस साइन हम हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि अगर ये 6 तो माइनस है ही, यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, अगर माइनस ले लेंगे तो ओवरऑल ये नेगेटिव ही रहेगा, ये तो श्योर है ना। -6 और माइनस समथिंग अपॉन कोई पॉजिटिव नंबर, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा।
तो नेगेटिव एक्स ना बन जाए इसलिए हम क्या करेंगे, बीच में माइनस साइन हटा रहे हैं, बीच में प्लस रखेंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव आएगा। तो -6 केवल प्लस ले रहे हैं, ध्यान रखना। यहां पे मैं सर्कल कर देता हूं, यहां पे मैं सर्कल कर देता हूं। क्यों? क्योंकि r जो है मतलब x जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, वो हटाना पड़ेगा हमको। अब रूट के अंदर सॉल्व करो। 36 प्लस 36 इंटू 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 मतलब 18। देखो एक लाइन में ये -6 प्लस माइनस, यहां देखो 36 कॉमन है दोनों टर्म्स में, 36 कॉमन है तो रूट के बाहर 6 आ जाएगा, यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 5 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 18। तो अच्छा प्लस माइनस क्यों लिख दिया हमने, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, 6 कॉमन करके कैंसिल कर दो तो ये हो गया -1 प्लस रूट के अंदर y प्लस 6/3। तो कहने का मतलब x हमारा आ गया अंडर रूट y प्लस 6 -1/3, जिसको हमने क्या बोल दिया, g ऑफ y। मैच कर लो, दोनों सेम आ रहे हैं। अब चलो f ऑफ g निकालते हैं और फिर g ऑफ f निकालेंगे। f ऑफ g ऑफ y, इसको हमें y प्रूव करना होगा, तो ये काम कर ले पहले। f ऑफ इसको ऐसे लिखते हैं, f ऑफ g ऑफ y, थोड़ा स्पेस कम है, तो f का एक्सप्रेशन कहाँ है, ये है। यहाँ पे x की जगह हम ये रूट वाला डालने वाले हैं। तो देखो क्या करेंगे, 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर बाद में करेंगे, तो पहले इसको ऐसे लिख लें, y प्लस 6 -1/3, ये हो गया 9x स्क्वायर। अब लिखना है प्लस का 6x, x की जगह फिर से वही /3 और -5। तो देखोगे ये कितना हो गया, 9 इंटू, इसको जरा सॉल्व करो, तो ये हो गया y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाई 9, और नीचे से क्या हो गया है, नीचे से स्क्वायर हमने हटा लिया है, ऊपर का स्क्वायर अभी है। यहां देखो 3 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो प्लस का 2 y प्लस 6 -1 और माइनस का 5, ये 9 से 9 कट गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर -2 a इंटू बी और प्लस का b स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म देखो, ये हो गया 2 इंटू वाई प्लस 6 -2 और -5, ये वाला और ये वाला कट गया। देखो 6 और +1 7 हो गया, तो ये 6 और 1 इन दोनों से कट गया, तो क्या बचा, केवल y बचा, ये i y आ गया। अब हम दूसरा करेंगे, g ऑफ f ऑफ x, इसको क्या प्रूव करना होगा, i ऑफ x इक्वल टू x। मतलब इस वाले में कहा गया, ये वाला, इस वाले में y की जगह ये पूरा इतना बड़ा डालना पड़ेगा। चलो करते हैं, g ऑफ f ऑफ x, देखो अंडर रूट y की जगह पे क्या डालेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये y की जगह हो गया, और प्लस का 6 और उसके बाद -1 अलग से, रूट के बाहर है -1, ठीक है, ये -1 रूट के बाहर है। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये वाला -1, तो ये वाला कैसे लिखोगे, रूट के अंदर y, और y की जगह हमने ये डाल दिया, और उसके बाद ये देखो प्लस का 6 हो गया, तो y प्लस 6 रूट के अंदर -1 अपॉन में 3, ये हमको x प्रूफ करना है। तो देखो रूट के अंदर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस वाले को हम क्या लिख पा रहे हैं, देखो यहां से भी निकाल सकते हो, y प्लस 6 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, देखो, तो ये पूरा का पूरा y प्लस 6 ही तो है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और -1 बाद में है डिवाइडेड बाई 3। तो इधर देखो ये मिल गया, यहां से स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो ये हो गया 3x प्लस 1 -1/3। एक बार देख लो, समझ में आ रहा है ये सब, घिचपिच तो नहीं हो गया, ये 1 से 1 कट के x आ गया। एक बार जरा g ऑफ f देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस स्टेप से ये स्टेप क्लियर है या नहीं है।
समझ ना आए तो पूछ लो फिर से। यस सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए वो पे। चलो देखो एक बार और देखो, मैं पूरा लिख देता हूँ फिर से। g ऑफ f ऑफ x देखो फिर से, यहां से देखो। सबसे पहला काम क्या है, y प्लस 6 रूट के अंदर है। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखो y प्लस 6 रूट के अंदर है, यहां से सीधा क्या करो, 3x प्लस 1 डाल दो। ये वाला ना रूट के अंदर y प्लस 6, इसकी जगह पे सीधा 3x प्लस 1 डाल दो। कहां से, इक्वेशन 1 से। और उसके बाद -1 है, डिवाइडेड बाई 3, तो 1 से 1 कट गया, 3x अपॉन 3x कितना हो गया, x। अब क्लियर हो गया होगा। यस सर। गुड। तो ये हमारा आ गया i ऑफ x। तो देखो ये वाला i ऑफ y आ गया, ये वाला i ऑफ x आ गया। कहने का मतलब अब जो g है, यहीं पे लिखते हैं, सो g इज इनवर्स ऑफ f। तो f का इनवर्स कितना हो गया, इक्वल टू g ऑफ y। और g ऑफ y हमारा यही है, यही इनवर्स हो गया, ठीक है ना, अंडर रूट y प्लस 6 -1 अपॉन 3। तो ये इनवर्स हो गया। कॉपी कर लो। 9th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं नेक्स्ट। 10, 11, 12 तीन है, तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फिर इसमें हिंट दिया है, हिंट के बारे में सोचो मत। क्वेश्चन नंबर 10, 11 फिर 12 करेंगे एक साथ। देखो 10 और 11 एक बार में हो जाएगा, छोटे छोटे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल। पहले 10 देखो, लेट f x to y be an invertible function, show that f has unique inverse। बोला था ना वो, सेकंड पॉइंट जो था उस टाइम पे, अभी प्रूव करना पड़ रहा है। हिंट मत देखो, ठीक है। इसको हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझते हो, जो प्रूव करना होता है उसका उल्टा मानते हैं। 10th में 9th में बहुत बार किया है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम ये मानेंगे कि f का एक नहीं दो इनवर्स है। लेट g1 and g2 are, g1 and g2 both are inverse of f। तो अगर ये दोनों इनवर्स हैं, क्या होगा, एफ ओ g1 ऑफ y, ये y होगा, और g के साथ भी y होगा, मतलब g2 के साथ भी y होगा। ये तो होता है ना, और ये भी होगा g1o f, ये x होना चाहिए, और g1o f, g2o f x, ये भी x होना चाहिए। ये तो रूल होता है। फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, साफ साफ बोल रहा है f इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो हमने ये मान लिया उसका दो इनवर्स है, तो इसमें से कोई एक ही लेके प्रूफ करते हैं, हम y वाला लेते हैं। तो देखो ये चीज होनी चाहिए। अब क्या है कि ये वाला भी y है और ये वाला भी y है ना। तो यहाँ पे एफ ओ g1 ऑफ y, अच्छा यहाँ पे o नहीं आएगा, एफ ओ g1 y इक्वल टू एफ ओ g2 y, ये होना चाहिए। अब f के साथ कंपोजिशन g1 y का, तो कैसे लिखोगे, f ऑफ g1 y इक्वल टू f ऑफ g2 y, ऐसा होगा। यहां तक क्लियर बताओ। अब f जो है, f वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल है मतलब वो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा तो 1 1 तो होगा ही। एज f इज इन्वर्टिबल, तो इट इज bijective and hence it will be 1 1। इट विल बी 1 1। देखो 1 1 है अगर, और ये इस तरीके से इक्वेशन आया है हमारे पास, तो इसका रिजल्ट क्या बोल सकते हैं, g1 y इक्वल टू g2 y, ऐसा होगा ना। फिर वो रूल याद है ना, अगर f x1 इक्वल टू f x2 है तो x1 इक्वल टू x2 हो जाता है। ऐसे 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले को ट्रू मान के ये कंडीशन प्रूव करते हैं, तो 1 1 प्रूव हो जाता है इससे। और अगर 1 1 ऑलरेडी प्रूवन है तो ये दोनों साथ साथ होंगे ना फिर।
तो अगर ये चीज हो रही है यहाँ पे देखो f, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, तो f x1 इक्वल टू f x2, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो ये देखो दोनों इक्वल आ गए, g1y इक्वल टू g2y, जिसको हमने अलग अलग माना था कि दो अलग अलग इनवर्स हैं, वो दोनों सेम आ गया। सो इनवर्स इज यूनिक। इनवर्स क्या होगा? यूनिक होगा, क्योंकि अलग अलग मान रहे हैं, बाद में वो दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, तो इनवर्स यूनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम मैपिंग के थ्रू करेंगे क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। डेफिनेशन दी होती तो हम जैसा नॉर्मल प्रोसीजर है फॉग और गॉफ निकाल के करते। एफ है, इसको मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, तो ये 1 2 3 ए बी सी, 1 का मैपिंग ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ए टू बी हमारा फंक्शन है। F1 की वैल्यू है A, F2 की वैल्यू है B और F3 की वैल्यू है C। फाइंड F इनवर्स। तो F तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, देखो F तो ऑलरेडी डिफाइंड है, A टू B हम एक दूसरा फंक्शन G डिफाइन करते हैं। G डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसको क्या करोगे, अगर हम दूसरा फंक्शन G डिफाइन करें, कैसे G डिफाइन करें B टू A, तो 1 के साथ A का रिलेशन है, अगर इनवर्स करेंगे तो A का रिलेशन 1 के साथ हो जाएगा। कहने का मतलब G ऑफ A अगर निकाला जाए तो वो 1 होगा, G ऑफ B निकाला जाए तो वो 2 होगा, और G ऑफ C निकाला जाए तो वो 3 होगा, है ना? ये बात समझ आ रही होगी, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। अब देखो f ऑफ g निकालते हैं, f ऑफ g ऑफ y निकालते हैं। अच्छा x और y यहाँ पे कोई खास मीनिंग नहीं रखेगा, f ऑफ g निकालते हैं। तो f ऑफ g मतलब इनपुट जो होगा वो abc होगा, और ये क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये y प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझो, ये कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, और दूसरा हमको g ऑफ f करना है, इसको x प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये मान लिया हमारा जो a है वही तो x होता है, और ये जो है वही तो y होता है। तो GOF और FOG निकालेंगे पहले। GOF देखो कैसे निकालेंगे, तो ये होगा GF ऑफ x, कुछ ऐसा। तो fx का इनपुट क्या होगा? 1 2 3, तो G ऑफ f ऑफ 1, तो G f ऑफ 1 कितना होगा देख के बताओ? f ऑफ 1 होगा a, तो G ऑफ a कितना होगा? G ऑफ a 1 है यहाँ पे देखो, f ऑफ 2 ये कितना होगा? इस पे देखो, इस पे, तो 2 का है b, मतलब g और f ऑफ 2 है b, और g ऑफ b कितना है? 2। g f ऑफ 3, f ऑफ 3 का इमेज है c, तो f ऑफ 3 हो गया c, और g ऑफ c कितना है? 3। तो यहां पे हम बिल्कुल श्योर कह सकते हैं, श्योरिटी के साथ, कि ये x है। कैसे कह सकते हैं? सुनो, हमने क्या किया, देखो हमने यहां 1 पे निकाला है और फाइनल रिजल्ट 1 खुद आ गया, 2 पे निकाल रहे हैं और रिजल्ट खुद 2 आ गया, 3 पे निकाल रहे हैं खुद 3 आ गया, मतलब ये क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ही है। अब ये निकालते हैं, जी ओ एफ तो हो गया, अब एफ ऑफ जी निकालते हैं। एफ ऑफ जी इधर निकालते हैं, देखो एफ ऑफ जी ऑफ वाई, तो ये कैसे बनेगा? ये इक्वल होगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई। चलो चेक करो, तो जी वाई का इनपुट, जी का इनपुट क्या होगा? एबीसी, और इसको हमें वाई प्रूफ करना है, मतलब ये सारे आउटपुट एबीसी खुद आ जाने चाहिए। तो जी ऑफ, नॉट जी ऑफ, एफ ऑफ जी ऑफ ए, और इसका आंसर ए आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वाई आया है। चलो जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो जी ऑफ ए की वैल्यू 1 हो गई, और एफ ऑफ 1 कितना है? ए, तो ये आ रहा है ना, ए पे निकाला और ए आंसर आ गया। एफ ऑफ जी ऑफ बी, एफ ऑफ जी ऑफ बी, तो जी ऑफ बी कितना है? चेक करो, जी ऑफ बी है 2, और एफ ऑफ 2 कितना हो गया? एफ ऑफ 2 चेक करो, वो भी बी है, यहां तक तो ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ सी, ये कितना हो गया? जी ऑफ सी की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कितना होगा? सी, तो देखो ये वाई आ गया। सो जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो एफ का इनवर्स कितना हो गया? जी ऑफ वाई।
और उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, तो ये फंक्शन हम चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। जी वाला फंक्शन कहाँ पे है, ये है ना, a का 1, a कॉमा 1, फिर b कॉमा 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख लेते हैं एलिमेंट का रिलेशन के साथ, और c कॉमा 3, ये हमारा हो गया इनवर्स। फाइंड f ऑफ इनवर्स, ये हो गया, f इनवर्स निकाल लिया हमने, यही तो है f ऑफ इनवर्स। अच्छा, अब ये चीज कह रहा है f इनवर्स का इनवर्स f होगा, ये प्रूव करो। तो देखो इस लाइन का एक और वाइसे वर्सा वाला स्टेटमेंट भी आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, g इज द इनवर्स ऑफ f, तो ये भी ट्रू है कि अगर g f का इनवर्स है तो f g का इनवर्स होगा। मैंने लिखवाया था इन्वर्टिबल फंक्शन के डेफिनेशन में, वाइसे वर्सा लिखा था। तो बस वही से हम ये पार्ट सॉल्व कर लेंगे, देखना कैसे। यहां पे हम ये लिखते हैं पहले कि f इनवर्स कितना है, ये g है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। अब हम दोनों साइड पे अगर इनवर्स लगा लें तो इधर भी इनवर्स आ जाएगा। तो LHS तो हमारा वही है, ये वाला f इनवर्स का इनवर्स। और बताओ मुझे, क्या g का इनवर्स हम f लिख सकते हैं, g का इनवर्स f लिख सकते हैं, g का इनवर्स f लिख सकते हैं ना इस वाली लाइन से, g इज द इनवर्स ऑफ f, तो f इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ g, तो g का इनवर्स क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर कितना, 12th, लास्ट क्वेश्चन। बाकी 13 14 MCQ है, कर लोगे, और मैं 12th भी नहीं करा रहा। देखो 12th में क्या कह रहा है, बस समझ लोगे। x to y है, ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, श्योर है, ये बता रहा है। देन प्रूव करो f इनवर्स इज f, f इनवर्स इज f, दैट इज, अच्छा इनवर्स ऑफ f इनवर्स, वही मैं कहूं f इनवर्स f कैसे हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, x to y जो f है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो दो चीजें होंगी, पहला एफ ओ जी, मान लो कोई g दूसरा फंक्शन है, f जो है अगर वो x to y है तो g जो होगा वो कहां से कहां तक, y to x होगा। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो f ऑफ g ऑफ y ये कितना होगा, y, और g f ऑफ x ये कितना होगा, x, दैट इज ix, ऐसा होगा। अब इस केस में g जो होगा वही तो f इनवर्स होगा, एंड g का इनवर्स f, वाइसे वर्सा वाला भी। तो जब इन्वर्टिबल है तो ये सारी चीजें होंगी। अब यहां देखो इनवर्स ऑफ f इनवर्स, तो हमने ये देखा है f का इनवर्स g है, तो इनवर्स ऑफ f इनवर्स कितना होगा, f इनवर्स तो है, इसका भी इनवर्स कर लो, तो g इनवर्स। अब g का इनवर्स यहां से देखो कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, तो f इनवर्स का इनवर्स f, ये प्रूव हो गया। ठीक है, 13 14 MCQ है, इसको कर लोगे, तो यहां तक कॉपी कर लो। आज यहीं पे रखते हैं हम लोग, अगली क्लास पे इसका मिससेलेनियस करेंगे।